चैप्टर 34 एमिलिन का लुप्त होना। महीनों बीत गए। आटू की शाखाओं में सिर्फ एक पक्षी बचा था। कोको के बच्चे और साथी गायब हो गए थे, लेकिन वह बचा रहा। ब्रेड फ्रूट की पत्तियां हरे से हल्के सुनहरे और गहरे एम्बर रंग में बदल गई थीं, और अब नए हरे पत्ते वसंत को पेश किए जा रहे थे। डिक, जिसके दिमाग में लेगून का पूरा नक्शा था और वह सभी जगहों की जानकारी रखता था और मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी जगहों, चुभने वाले कोरल के इलाके और उन जगहों को जानता था जहां से आप कम ज्वार के समय सीधे पार जा सकते थे। डिक एक सुबह मछली पकड़ने के अभियान के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। वह जगह द्वीप के उस पार करीब 2.5 मील दूर थी और चूंकि सड़क खराब थी, इसलिए वह अकेला जा रहा था। एमिलिन उस हार के मोतियों में एक नया धागा पिरो रही थी जिसे वह कभी कभी पहनती थी। इस हार का एक इतिहास था। पास ही उथले पानी में डिक को शंख मछली का एक बिस्तर मिला था। कम ज्वार के समय बाहर निकलते हुए उसने उनमें से कुछ को जांचने के लिए बाहर निकाला था। वे सीप थे। उसने जो पहला सीप खोला वो उसे इतना घिनौना लगा कि शायद आखिरी भी हो सकता था। बस इतना था कि उस चीज की दाढ़ी के नीचे एक मोती था। यह एक बड़े मटर के आकार का लगभग 2 गुना था और इतना चमकदार कि वह भी इसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, हालांकि वह इसके मूल्य से बिल्कुल अनजान था। उसने बिना खोले सीपों को नीचे फेंक दिया और उसे एमिलिन के पास ले गया। अगले दिन संयोग से उसी स्थान पर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसने जो सीपें नीचे फेंकी थीं, वे सभी धूप में मृत और खुली हुई थीं। उसने उनकी जांच की और उनमें से एक में एक और मोती लगा हुआ पाया। फिर उसने लगभग 1 बुशल सीपों को इकट्ठा किया और उन्हें मरने और खुलने के लिए छोड़ दिया। उसे अपनी साथी के लिए एक हार बनाने का विचार आया था। उसके पास सीपों से बना एक हार था, वो उसके लिए मोतियों से बना एक हार बनाना चाहता था। इसमें बहुत समय लगा, लेकिन ये कुछ करने लायक था। उसने उन्हें एक बड़ी सुई से छेद दिया और लगभग 4 महीने के अंत में वह चीज़ पूरी तरह तैयार हो गई। उनमें से ज्यादातर मोती बहुत बढ़िया थे, शुद्ध सफ़ेद, काले, गुलाबी, कुछ बिल्कुल गोल, कुछ फटे हुए आकार के, कुछ अनियमित। उस चीज़ की कीमत 15 या शायद 20,000 पाउंड थी, क्योंकि उसने केवल सबसे बड़े मोतियों का इस्तेमाल किया जो उसे मिल सकते थे। छोटे मोतियों को बेकार समझकर फेंक दिया। एमिलिन ने आज सुबह ही उन्हें फिर से डबल धागे में पिरोया था। वह पीली और बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं दिख रही थी और पूरी रात बेचैन रही थी। जब वह भाला और मछली पकड़ने के उपकरण लेकर चला गया तो उसने बिना उठे ही उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। आमतौर पर जब वह इस तरह से जा रहा होता था तो वह जंगल में थोड़ा पीछे चली जाती थी, लेकिन आज सुबह वह छोटे से घर के दरवाजे पर बैठी रही, हार को अपनी गोद में लिए अपनी आंखों से उसका पीछा करती रही जब तक कि वह पेड़ों के बीच खो नहीं गया। उसके पास कोई दिशासूचक नहीं था और उसे किसी की जरूरत भी नहीं थी। वह जंगल को दिल से जानता था, रहस्यमय रेखा जिसके आगे मुश्किल से कोई आटू पेड़ पाया जा सकता था। मैमी सेब की लंबी पट्टी 100 गज चौड़ी, इसकी एक नियमित शीट और द्वीप के बीच से लेकर लेगून तक फैली हुई। साफ सफाई, कुछ लगभग गोलाकार जहां फर्म घुटनों तक गहरे उगे थे। फिर वह बुरे हिस्से में आया। यहाँ की वनस्पति में उथल पुथल मच गई थी। सभी तरह के अज्ञात पौधों के बड़े बड़े रसीले डंठलों ने रास्ता रोक दिया था और पैरों को उलझा दिया था, और दलदली जगहें थीं जिनमें कोई बुरी तरह धंस जाता था। माथे को पोंछने के लिए रुकते ही डंठल और तने जिन्हें कोई कुचलकर या एक तरफ करके गिरा देता था, ऊपर उठकर आपस में चिपक जाते थे, जिससे व्यक्ति लगभग एक मक्खी की तरह अंबर में घिरा हुआ कैदी बन जाता था। द्वीप पर अब तक जितने भी दोपहर के ज्वार आए थे वे अपनी कुछ गर्मी यहाँ छोड़ गए थे। हवा नम और बंद थी, जैसे लॉन्ड्री की हवा, और कीड़ों की शोकाकुल और निरंतर भिनभिनाहट ने सन्नाटे को भर दिया था, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया था। आज 100 आदमी दरांती लेकर उस स्थान से होकर रास्ता बना सकते हैं। 1 या 2 महीने बाद रास्ता खोजते हुए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वनस्पति उसी तरह बंद हो जाएगी जैसे पानी विभाजित होने पर बंद हो जाता है। ये जग ऑर्किड का अड्डा था, एक असली जग, ढक्कन और सब कुछ। ढक्कन उठाने पर आप पाएंगे कि जग पानी से आधा भरा हुआ है। कभी कभी ऊपर की ओर 2 पेड़ों के बीच की उलझन में
आप एक पक्षी जैसी चीज को बर्बाद होते हुए देखते हैं। ऑर्किड यहाँ एक हॉटहाउस की तरह उगते थे। सभी पेड़ जो कुछ ही थे एक भूतिया और दयनीय रूप में दिखते थे। वे विशालकाय खरपतवारों की कामुक वृद्धि से आधे भूखे थे। अगर किसी के पास बहुत कल्पना शक्ति है तो उसे इस जगह पर डर लगता है, क्योंकि उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। किसी भी पल ऐसा लगता है कि आसपास की उलझन से कोई हाथ बाहर निकलकर कोहनी पर लग सकता है। डिक को भी यह महसूस हुआ, हालांकि वह कल्पनाशील और निडर नहीं था। उसे वहां से निकलने में लगभग 3/4 घंटे लग गए, और फिर आखिरकार असली दिन की पवित्र हवा आई और पेड़ों की टहनियों के बीच लैगून की एक झलक मिली। वह नाव में बैठकर नाव चलाता, लेकिन कम ज्वार के समय द्वीप के उत्तरी भाग का उथला पानी नाव के मार्ग में बाधा बन जाता। बेशक वह समुद्र तट और चट्टान के प्रवेश द्वार के रास्ते से नाव चलाकर पूरा रास्ता तय कर सकता था, लेकिन इसका मतलब 6 मील या उससे ज्यादा का चक्कर लगाना होता। जब वह पेड़ों के बीच से लैगून के किनारे पहुंचा तो सुबह के करीब 11 बज रहे थे और ज्वार लगभग पूरे चरम पर था। यहाँ का लैगून एक गर्त की तरह था और चट्टान बहुत पास थी, किनारे से मुश्किल से 1/4 मील की दूरी पर। पानी नीचे नहीं था, ये 50 फैदम या उससे भी ज्यादा गहराई तक नीचे चला गया था, और किनारे से मछली पकड़ी जा सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि घाट के किनारे से। वह अपने साथ कुछ खाना लाया था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया, जबकि वह अपनी लाइन तैयार कर रहा था, जिसमें सिनकर के लिए मूंगे का एक टुकड़ा था। उसने हुक पर चारा लगाया और सिनकर को हवा में घुमाया और उसे किनारे से 100 फीट दूर उड़ा दिया। पानी के किनारे पर एक छोटा नारियल का पेड़ उग रहा था। उसने अपनी लाइन के सिरे को संकरी डंडी के चारों ओर बांध दिया, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके, और फिर लाइन को पकड़कर उसने मछली पकड़ी। उसने एमिलिन से सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा किया था। वह एक मछुआरा था, यानी एक ऐसा प्राणी जिसके पास बिल्ली जैसा धीरज है, जो सीप की तरह समय की परवाह नहीं करता और अथक परिश्रम करता है। वह मछली पकड़ने से ज्यादा यहाँ खेल के लिए आता था। लैगून के इस हिस्से में बड़ी बड़ी चीजें मिलती थीं। पिछली बार उसने एक बिल्ली मछली के रूप में एक डरावनी चीज को पकड़ा था। कम से कम बाहरी रूप से तो यह मिसिसिपी की बिल्ली मछली जैसी ही थी। बिल्ली मछली के विपरीत ये खाने के लिए खुरदरी और बेकार थी, लेकिन यह अच्छा खेल देती थी। ज्वार अब कम हो रहा था, और ज्वार के कम होने पर ही सबसे अच्छी मछली पकड़ने की संभावना थी। हवा नहीं थी और लैगून कांच की चादर की तरह था, बस यहाँ वहाँ एक गड्ढा था जहाँ बाहर जाने वाली ज्वार ने पानी में भंवर बना दिया था। मछली पकड़ते समय उसे एमिलिन और पेड़ों के नीचे बने छोटे से घर का ख्याल आया। इसे सोचना कहना मुश्किल है। उसकी आंखों के सामने कई तस्वीरें घूम रही थीं, सुखद और खुशनुमा तस्वीरें, सूरज की रोशनी, चांदनी, तारों की रोशनी। इस तरह 3 घंटे बीत गए, बिना किसी संकेत के कि लैगून में समुद्री पानी के अलावा कुछ और है, और निराशा हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वह एक मछुआरा था। फिर उसने रस्सी को पेड़ से बांध दिया और अपने साथ लाया हुआ खाना खाने बैठ गया। उसने अपना खाना खत्म ही किया था कि नारियल का छोटा पेड़ कांपने लगा और ऐंठने लगा, और उसे यह जानने के लिए तनी हुई रस्सी को छूने की जरूरत नहीं थी कि उसके सिरे पर मौजूद चीज से निपटने की कोशिश करना बेकार है। एकमात्र उपाय ये था कि उसे खींचता रहे और खुद डूब जाए। इसलिए वह बैठ गया और देखने लगा। कुछ मिनटों के बाद रस्सी ढीली पड़ गई और नारियल का छोटा पेड़ फिर से चिंतनशील ध्यान और विश्राम की मुद्रा में आ गया। उसने रस्सी को ऊपर खींचा, उसके अंत में एक हुक के अलावा कुछ नहीं था। उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने फिर से हुक पर चारा लगाया और उसे अंदर फेंक दिया, क्योंकि यह पूरी संभावना थी कि पानी में मौजूद वो खूंखार जानवर फिर से काटेगा। इस विचार से भरा हुआ और समय की परवाह न करते हुए वह मछली पकड़ने लगा और प्रतीक्षा करने लगा। सूरज पश्चिम की ओर डूब रहा था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह भूल गया था कि उसने एमिलिन से सूर्यास्त से पहले लौटने का वादा किया था। अब सूर्यास्त होने वाला था। अचानक उसके ठीक पीछे पेड़ों के बीच से उसने उसकी आवाज सुनी, जो चिल्ला रही थी, डिक।